तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हम लोग स्पीडी जो साइंस पढ़ रहे थे लोग, उसमें बीच में थोड़ा सा वीडियो रुक गया था। कल से हम लोग वीडियो को फिर से शुरू किए हैं लोग। उसमें हम लोग मॉडल सेट नंबर कितना तक कंप्लीट कर चुके हैं? मॉडल सेट नंबर 36 को कंप्लीट कर चुके हैं लोग। आज जो है मॉडल सेट नंबर 37, 38 और 39 को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हूँ आलमगीर आलम और आप क्या देख रहे हैं? अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। तो देखो, वीडियो अगर आपको जितने भी बच्चे अगर वीडियो वगैरह देख रहे हैं, उनको समझ आ रहा है बेहतर तरीके से, अगर लग रहा है कि जितने भी कंटेंट वगैरह जो डाला जा रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके लिए आवश्यक है। और बहुत सारे एग्जामों में, ये पहले ही मैं बोल चुका हूँ, जो स्पीडी का जो साइंस है वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी एग्जाम हो या किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। मॉडल सेट नंबर कौन सा? 37 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति जो होती है, वो प्रवृत्ति जो होती है, उससे कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है। देखो, मैं कल के वीडियो में भी बताया था, जो वर्षा का जो बूंद गिर रहा था, मैं बोला था कि उसका गोल होने के कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव कारण होता है। वो चीज़ मैं कल की वीडियो में बता रहा था कि वो गिरने के बाद क्या होता है, जब बूंद एक दूसरे से टकराने के बाद वो गोल हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ भी बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है, वो क्या दाब होता है उसमें? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यानी साबुन के अंदर के जो साबुन के जो बुलबुले होते हैं, उसके अंदर का दाब किस तरह का दाब होता है? तो वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब किसी झील की तली में ऊपर झील की जो तली होती है उसे उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसे क्या कहेंगे? तो उसका आकार क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। जब जो झील का जो तली से जब बुलबुला ऊपर उठेगा तो कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बादलों में वायुमंडल में तैरने का क्या कारण होता है? घनत्व होता है। देखो, बादल में बादलों को जो बादल होता है वायुमंडल में क्यों तैरते रहता है? उसका घनत्व वैसे ही रहता है कि वो तैरते रहता है। ठीक है, अगर घनत्व मान लो कि मतलब वो छोटा रहता है तो नीचे गिर जाता है। वो इसका जो घनत्व जो होता है ना, लंबा होता है, बड़ा होता है, यानी कि वो अपने घनत्व के कारण जो बादल जो होता है वायुमंडल में तैरते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो वायु जो समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? देखो, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर बर्फ को पानी में डाला जाए तो कितना भाग बर्फ जो पानी के अंदर रहेगा और कितना भाग जो है बर्फ पानी के ऊपर रहेगा? तो जो 9 भाग होता है बर्फ का, यानी कि 1/10 भाग जो नीचे रहता है, 1 भाग जो है ऊपर रहता है, याद रखना। ठीक है, यानी कि मान के चलो ये गिलास हो गया, ठीक है, उसमें अगर एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया जाए, बर्फ़ का अगर टुकड़ा, ये मान के चलो ये बर्फ़ का टुकड़ा ऐसे डाल दिया जाए, तो इसका 9 भाग जो है नीचे रहेगा और एक ही भाग जो है पानी के ऊपर दिखेगा। ठीक है, उसी वही चीज़ यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। यानी कि समुद्र से ज़्यादा नदी में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र का जो जल का जो घनत्व होता है ना, अधिक होता है। यानी कि समुद्र में नदी की अपेक्षा जो होती है, यानी कि आप समुद्र में तैर सकते हैं आसानी से, लेकिन नदी में नहीं। क्यों? देखो, समुद्र का जो पानी होता है ना, वो खारा होता है। इसी कारण क्या होता है ना, समुद्र का जो घनत्व जो होता है ना, ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो घनत्व ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वहाँ आप आसानी से तैर सकते हैं। यानी कि देखो, घनत्व ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बात है कि पानी जो है आपको ऊपर रखेगा, ऊपर ढकलते रहेगा, तो आप आसानी से तैर सकते हैं। और नदी में घनत्व कम रहेगा तो वहाँ तैरने जाइएगा तो नदी आपको नीचे की तरफ खींचेगा, तो क्या हो जाएगा? तैरने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? जब नदी से सागर में जाएगा तो जहाज़ जो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। जो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, घनत्व तो बढ़ जाएगा तो किसी भी चीज़ को ऊपर ढकेलने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है? 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? कांच में प्रकाश का जो वेग वगैरह गुजरता है। नेक्स्ट देखेंगे तो त्रिआयाम से लेकर, यानी 3D जो डायमेंशन होता है, लेज़र, उसमें लेज़र जो किरण होता है, यानी लेज़र की किरण की बीम सहायता से चित्र बनाने की विधि क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। यानी होलोग्राफी जो होता है ना, वो किससे बनाता है? लेज़र बीम से बनाया जाता है, 3D डायमेंशन की तरह। ठीक है, जो बुक वगैरह पर देखते हो लिखा रहता है 3D, आप ये हॉलोमार्क देखकर ये बुक वगैरह खरीदे। ठीक है, किसी तार का रंग सूचक क्या होता है? तार जो किसी भी तारे का रंग का सूचक होता है, उसके जो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। देखो, ये सारी चीज़ें मैं ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ, वो भी मैं धीरे धीरे आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसमें ऑलरेडी बताया गया सॉरी, उसमें बताया गया है कि जैसे सफ़ेद रंग का अगर तारा है तो बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर है, अगर वो रेड कलर का है तो मध्यम टेम्परेचर है, नीला कलर का है तो उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा, सफ़ेद कलर का है तो देखो मध्यम टेम्परेचर है, रेड कलर का है तो उसका टेम्परेचर जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, तो सारी चीज़ों को ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो होता है सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना हो जाता है? यानी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो उसका तापक्रम जो होता है सेंटीग्रेड से तापक्रम से दुगुना हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये प्रकीर्णन कारण। देखो, सुबह में या शाम में सूर्य जो लाल दिख रहा है किस कारण से? प्रकीर्णन कारण से, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन कारण, याद रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण आकाश नीला दिखता है। तारे के टिमटिमाने के कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन कारण। ये सारी चीज़ों को आपको क्लियर रखना है। यानी आकाश नीला दिख रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो सूरज जो है रेड कलर का दिख रहा है किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
कार के साइड में कौन सा मिरर लगा रहता है, तो कार के साइड में उत्तल दर्पण लगा रहता है। देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है ना कि ज़्यादा पीछे के बहुत से मतलब उत्तल दर्पण क्या करता है ना कि ज़्यादा एरिया को कवर करके छोटे एरिया में दिखाता है। यानी जो मिरर जो होता है क्या करता है, वो पीछे का बहुत सारी चीज़ें, जैसे गाड़ी की साइड का मिरर जो लगा रहता है उसमें देखा जाएगा तो पीछे का बहुत सारी चीज़ें आसानी से दिख पाती है कि नहीं दिख पाती है, उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या काम है, बहुत सारे एरिया को वो छोटे से भाग में आसानी से दिखा पाता है, ठीक है, उत्तल दर्पण का। इसीलिए गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण को लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो मृत तृष्णा का उदाहरण है, मृग तृष्णा हो या अब किसी तरह का भ्रम हो, जैसे कैसे रोड पर अगर चलते रह रहे हो तो दिखता है बहुत दूर, रोड पर देखोगे तो लगेगा कि वहाँ पे पानी है, लेकिन नज़दीक जाओगे तो कुछ नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो धूप में चश्मे का पावर क्या होता है, धूप के जो चश्मा होता है जीरो डाइऑप्टर का होता है, यानी कि कोई इसमें पावर वगैरह नहीं रहता है, वो सिर्फ धूप से बचने के लिए पहना जाता है, ठीक है। सीधे 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 बोलो तो इसे नॉर्मल चश्मा जो होती है जीरो डाइऑप्टर का होता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो तापमान को स्थिर रखने के लिए, ये पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, थर्मोस्टेट का क्या क्या काम होता है, तो तापमान को स्थिर रखने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो जो खाद्य पदार्थ जो है सुरक्षित रहेगा। अब देखेंगे मॉडल सेट नंबर 38 को देखेंगे, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे तो तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्यों, तो जो ओस अगर बन रही है तो हवा अगर चल रहा है तो क्या करेगा, वाष्प को उड़ा ले जाएगा, इसीलिए वाष्पीकरण की जो दर हो जाएगी तेज हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत कर रहे हैं तो लगभग कितना डेसिबल उसकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, 30 से 40 डेसिबल जो है ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो देखो ध्वनि शोरगुल में कब कन्वर्ट हो जाती है, तो 80 डेसिबल से जैसे ज़्यादा होने लगता है तो ध्वनि क्या हो जाती है, जो शोरगुल में कन्वर्ट हो जाती है। रॉकेट वगैरह जेट वगैरह की जो रॉकेट होता है वायु वायु यानी एरोप्लेन हो गया, रॉकेट हो गया या जेट यान हो गया, उसकी जो डेसिबल कितनी होती है, 140 से लगभग 140 से ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो जब दो लोग जोर से बात कर रहे हैं तो 50 से 60 डेसिबल हो जाएगा। देखो जोर से बात कर रहे थे 50 से 60, नॉर्मल बात कर रहे थे 30 से 40, ठीक है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। यानी कि किसी भी क्रिस्टल की संरचना जानना, उस पर लाइट अगर मारिएगा, जैसे मान लो हीरा है, हीरा पर अगर लाइट मारोगे तब ना उसको पता चलेगा कि उसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बना हुआ है, वही बात को यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की आकाश तरंगे का उपयोग किया जाता है, तो अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। वो क्या करता है, जो टेलीविजन वगैरह है उसकी नेटवर्क को पकड़ता है अवरक्त किरण, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो घड़ी में स्पष्टिक जो क्रिस्टल का कार्य होता है वो क्या करता है, तो दाब विद्युत प्रभाव का कार्य करता है, जो घड़ी के अंदर है ना जो क्रिस्टल वगैरह लगा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। देखो शुष्क सेल हो गया, ऐसे भी जो बैटरी में जो जो अम्ल यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, H2SO4 बोला जाता है, ठीक है, बैटरी में उपयोग किए वाला, उसी को शुष्क सेल भी कहा जाता है। याद रखना वो कौन सी ऊर्जा होगी, तो रासायनिक ऊर्जा होगी, ठीक है। एक कार बैटरी में जो अभी जो बता रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है किसमें, कार के बैटरी या किसी भी बैटरी में उपयोग किया जाता है। टंगस्टन की खोज किसने किया था, टंगस्टन खोज जो होता है उसे किसने किया था, डॉक्टर वर्नवेद ने किया था या सीले ने किया था। उसके बाद देखेंगे हैलोजन लैंप की तंतु उसके बाद किस मिश्र धातु का होता है, तो टंगस्टन और सोडियम का बना रहता है, कौन सा, हैलोजन लैंप का तंतु जो होता है। यानी नेक्स्ट देखेंगे तो मानव शरीर के जो विद्युत प्रतिरोध की परिमाण की कोटि क्या होती है, तो 10⁻6 ओम होता है, ठीक है। साधारण ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन गैस के साथ मरकरी का वेपर होता है, किसमें, साधारण ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदीप्त बल्ब जो होता है उसमें कौन सी जो गैस वगैरह भरी रहती है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन जो गैस भरा रहता है, ठीक है, प्रतिदीप्त बल्ब में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में यानी कि एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, ये कौन सा काम करेगा, तो रेक्टिफायर करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट, ठीक है। और डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करेगा, तो वो हो जाएगा हम लोग इन्वर्टर जो होता है। देखो इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी को आपका डीसी जो होता है उसको एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसको नेक्स्ट देखेंगे तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन है क्या, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट होना नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी का है, वो ज्योग्राफी में बताएंगे। अब देखेंगे मॉडल सेट नंबर 39 को देखेंगे, परमाणु रिएक्टर क्या है, तो आणविक भट्टी में ये परमाणु रिएक्टर की प्रक्रिया होती है। पायरोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया था। और पारसेक क्या था, पिछले क्लास में बता चुका हूँ, उसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि पारसेक क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज के लिए। ट्यूमर जो होती है उसके इलाज के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। आंत के रोगी के निदान के लिए किस किरणों का उपयोग किया जाता है, तो आंत के रोगी के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन, तो भारत में थोरियम बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूरेनियम से क्या होता है कि ये क्या होता है, ये परमाणु रिएक्टर वगैरह में या बिजली उत्पन्न करने में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारे भारत में थोरियम बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
अगर थोरियम से अगर बिजली का उत्पादन किया जाए तो हमारे अंदर बहुत पर्याप्त मात्रा में थोरियम की यहाँ पर मौजूदगी है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत जो है मेनाजाइट है। देखो थोरियम गया में भी पाया जाता है, बिहार के क्षेत्र गया में भी थोरियम पाया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, और जीवाश्मों या मृत पेड़ पौधे हैं वगैरह उसको पता करने के लिए, तो अगर मृत पौधा है या जीवाश्म है उसको समस्थानिक C14 यानी कार्बन 14 द्वारा पता किया जाता है। लेकिन अगर जीवित अगर पौधा है तो उसके वलय को गिनकर उसका एज पता किया जाता है। अब जो कार्बन जो 14 समस्थानिक की खोज किसने किया था, तो एफ किल्बी ने किया था। एफ किल्बी ने कार्बन 14 की समस्थानिक की खोज किया था। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें कोबाल्ट 60 जो है उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखेंगे तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। अल्फा बीटा और गामा तीनों किरणें जो है रेडियोधर्मी जो पदार्थ वगैरह रहता है वो उत्सर्जित करता है। अल्फा बीटा और गामा तीनों किरणें उत्सर्जित करता है, याद रखना। अतिचालक का लक्ष्य क्या है, अनंत परागम्यता, यानी अतिचालक का लक्षण जो होता है अनंत परागम्यता होता है। ठीक है, बुलेट प्रूफ जो वस्तुएं होती है उसका निर्माण कैसे होती है, तो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जो रेशेदार जो कांच होता है उसी तो होता है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीकार्बोनेट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ही ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, याद रखना। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर का किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, तो जो इंटरनेट की जो लाइनें बिछाई जाती है, इंटरनेट की जो तारें बिछाई जाती है उसमें ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। गैस इंजन की खोज किसने किया, तो डेमलर ने गैस इंजन की खोज किया था, ये देखना डेमलर ने। लेजर का जो फुल नाम क्या होता है, तो लाइट एप्लीकेशन जो होता है बाई स्टिमुलेटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे वहाँ पर रडार का बताए थे उसी तरह यह लेजर का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर रडार का आविष्कार आ गया। रडार का आविष्कार किसने किया, तो रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया। नेक्स्ट देखेंगे तो परमाणुीय नाभिक को खोजा किसने किया, तो परमाणु के जो नाभिक है उसने किसे खोजा था, रदरफोर्ड ने खोजा था। देखो ये जो बायोलॉजी जो मैं पढ़ाया उसको पहला ही चैप्टर जो है सेल है उसमें ही परमाणु के नाभिक या वगैरह को उसको बताया जा चुका है। ठीक है, ये आपको ये कोशिका की जो नाभिक जो है उसको बताया गया है कि कोशिका के नाभिक किसने खोज किया था। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन हो गया कि ये आपका परमाणु जो हो जाएगा उसका जो नाभिक किसने खोज किया, तो रदरफोर्ड ने खोज किया। और उसमें जो आपका और जो आ जाएगा कि प्रोटॉन खोज किसी ने किया, तो गोल्डस्टीन ने। उसी तरह इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज, सारी चीज़ों के बारे में पहले भी बताया जा चुका है। न्यूट्रॉन की खोज देखो, जैसे आ गया न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने, लेकिन न्यूट्रॉन आ जाएगा तो आप देखो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन की खोज आपका थॉमसन आ जाएगा, और न्यूट्रॉन का आ जाएगा जेम्स चैडविक आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक है। ठीक है, तो उस यहाँ लेकिन दिया हुआ क्या है, न्यूट्रॉनों की खोज तो पाउली ने किया था। जैसे जैसे क्वेश्चन वगैरह आएगा उसको हम लोग क्लियर तरह स्पष्ट रूप से उसको ध्यान से देखते जाएंगे। आज का जो हम लोग मॉडल सेट था उसको कंप्लीट कर लिए लोग, फिर नेक्स्ट जो वीडियो में फिर से नेक्स्ट जो मॉडल सेट के साथ आया जाएगा। तो कहीं भी आपको किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।